शहरनामा में आपका इस्तकबाल है, खैर मकदम है, स्वागत है। आज हम मुल्क के एक बहुत मशहूर किस्सा गो और नेक इंसान जनाब हिमांशु वाजपेयी साहब से बात करेंगे। हिमांशु वाजपेयी साहब को किस्सा गोई में बहुत कम अरसे में बहुत मकबूलियत हासिल हुई। 10 साल उनकी किस्सा गोई को हो गए। 2014 में उन्हीं ने शुरू की थी और अब सूरत हाल ये है कि वो दूर दराज के मुल्कों में बुलाए जाते हैं और उनकी किस्सा गोई के झंडे कड़ चुके हैं। बेहतरीन उर्दू, लखनवी मिजाज और तौर तरीक़ों से पूरे लखनऊआ हिमांशु वाजपेयी का ताल्लुक़ ख़ास लखनऊ से है। उन्होंने इस सिलसिले में एक किताब भी लिखी है, किस्सा किस्सा लखनऊआ। उनको लातादाद इनामात मिले हैं, लेकिन एक इनाम जो सबसे अहम था वो है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, जो 2021 में उनको मिला। आज हम उनसे गुफ्तगू करेंगे उनके इस शौक़ की, उनके इस जुनून की। उन्होंने पहले उर्दू सीखी बाकायदा, उसके बाद में उन्होंने उर्दू के बहुत से प्रोग्राम पेश किए, उर्दू हिंदी दोनों के, और इस वक्त सूरत हाल ये है कि वो बहुत डिमांड में है। 21 अक्टूबर को उनका एक प्रोग्राम लखनऊ में हो रहा है साहिर लुधियानवी पर। साहिर लुधियानवी बहुत मकबूल हैं नौजवानों में। साहिर लुधियानवी को अब तक लोगों ने फिल्मों के ताल्लुक़ से, नज़्मों शायरी के ताल्लुक़ से, किताबों से, मज़ामीन के ज़रिए से पहचाना जाना है। लेकिन हिमांशु वाजपेयी ने साहिर की जो काविशें थी, जो उनकी मेहनतें थी, उनको स्टेज पर पेश किया है। और जब साहिर पर वो अपनी किस्सा गोई पेश करते हैं तो ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि लोग रोने लगते हैं। साहिर की समाज के लिए जो, ख़ास करके एक पेट भरे तबके के लिए जो घृणा और नफ़रत थी, उसको उन्होंने अपनी शायरी में खूब वो किया है और उसको हिमांशु वाजपेयी ने बहुत खूबसूरती से पिरोया भी है। आज हम हिमांशु वाजपेयी साहब का इस्तकबाल करते हैं, स्वागत करते हैं और उनसे चंद मिनट गुफ्तगू करेंगे। हिमांशु साहब, आपका खैर मकदम है। आप बहुत मसरूफ़ हैं, लेकिन फिर भी आपने हमारी बात को सुन लिया और तशरीफ़ लाए। आपका ये जो ज़ौक़ है किस्सा गोई का, जी, ये इसके बारे में बताइए कि ये कहाँ से आपको शुरू हुआ और कैसे आपने उर्दू सीखी, किससे सीखी? ज़रा सा एक रुदाद अपनी किस्सा गोई आप ज़ाती तौर से जो है वो ज़रा सा हमारे व्यूअर्स को सुना दीजिए। बहुत शुक्रिया सर, सबसे पहले तो मुझे बुलाने के लिए। मैंने किस्सा गोई की शुरुआत जो प्रोफ़ेशनली की, वो तो हमारे एक दोस्त अंकित चड्ढा, जो हमारे ज़माने के, हमारी पीढ़ी के सबसे अच्छे दास्तान गो थे। उनकी इंस्पिरेशन पर, उनकी तहरीक पर मैंने ये सिलसिला शुरू किया। लेकिन ज़ाहिर-सी बात है, मैं इस तरफ तभी आ पाया क्योंकि एक रुझान, एक तबीयत, एक मिज़ाज, एक फ़िज़ा, एक माहौल मेरे आस-पास और मेरे अंदर था। और वो ज़ाहिर-सी बात है कि लखनऊ में रहने की वजह से, लखनऊ में पैदा होने और पले-बड़े होने की वजह से, और लखनऊ में भी जो ख़ास लखनऊ है, जो असल लखनऊ है, राजा बाज़ार, वहाँ पर था मैं। और ज़ाहिर-सी बात है कि मैं खुशकिस्मत रहा कि आप जैसे कुछ बुज़ुर्ग, उनका बड़ा मेरे ऊपर करम रहा, दस्त शफ़क़त उनका मेरे ऊपर रहा। तो इस वजह से बहुत कम उम्र से मेरी एक तबीयत बन गई, एक टेस्ट, एक मज़ाक डेवलप हो गया। तो उसमें उर्दू की चीज़ें, बातें, किस्से, लखनऊ से प्यार, लखनऊ की बातें, लखनऊ की रविश, लखनऊ की फ़िज़ा, ये सारी चीज़ें रहीं। तो फिर जब अंकित से मिले, अंकित तब दास्तान गोई बाकायदा शुरू कर रहे थे, और फिर उनसे दोस्ती जब जैसे-जैसे आगे बढ़ी, तो दास्तान गोई भी आगे बढ़ रही थी।
तो अंकित ने ही बार-बार मेरे ज़हन में ये ख़्याल डाला कि आप तो लखनऊ से हैं, लखनऊ में भी आप पुराने लखनऊ से हैं, असल लखनऊ से हैं, आपका हाफ़िज़ा अच्छा है, शायरी में आपकी दिलचस्पी है, तो यही सारी चीज़ें चाहिए दास्तान के लिए। दास्तान उन दिनों रिवाइव हुई थी, तो उसका बड़ा चर्चा, बड़ा एक एक माहौल था। तो शुरू-शुरू में तो जैसा होता है कि हमें खुद पे एतमाद नहीं था और ज़ाहिर-सी बात है कभी थिएटर नहीं किया था, कभी उस तरह से स्टेज परफ़ॉर्मेंसेज़ नहीं की थी। जर्नलिज़्म से, सहाफ़त से ताल्लुक़ था, तो वो एक जो एतमाद होता है खुद पर वो नहीं था। लेकिन अच्छे दोस्त की पहचान यही होती है कि वो आप में एतमाद भर देता है और फिर अंकित ने इसके लिए हमें राज़ी कर लिया और 2014 में 18 अक्टूबर को यानी कल जो दिन अ, गुज़रा, उस दिन मैंने पहली बार स्टेज से दास्तान गोई सुनाई। मजाज लखनवी की दास्तान थी। आज इत्तेफाक से मजाज लखनवी का जन्मदिन है, उनकी सालगिरह है और तो 18 अक्टूबर को हमने वो दास्तान 2014 में की थी। एक चीज़ मुझे और याद आती है यहाँ पर, वो जो शो था, पहला शो सबसे, उसमें आप मौजूद थे। शारिब रुदौलवी साहब उसमें ख़ास तौर पर एक एक तरीके से मेहमान ख़ुसूसी के तौर पे मौजूद थे, चूँकि मजाज के वो बहुत करीब रहे, मजाज के बड़े चहेते रहे, मजाज से बहुत काम उन्होंने किया और हमारे लिए तो वो मजाज से हमको जोड़ने वाली आखिरी कड़ी थे, क्योंकि उन्होंने मजाज को देखा था और हमने उन्हें देखा था, तो वो इस तरह से और वो मुझे उनकी बहुत याद कल आई, क्योंकि कल 10वें साल में हमने दाखिला लिया अपने प्रोफेशनल दास्तान गोई की और कल ही शारिब साहब नहीं रहे, तो आज ये मौका है जब मुझे उनकी याद आती है और मैं उनको खिराज अक़ीदत पेश करता हूँ। जी, तो ये एक सफ़र रहा जो मैंने मुख्तसरन आपको अर्ज़ किया कि इस तरह से बात हुई। जी। जी, आपने जैसा बताया कि आपको शारिब रिज़वाल्वी साहब, जिनका इंतकाल कल ही हुआ हैगा, उनकी वजह से भी आप मजाज तक और उर्दू तक पहुँचे काफ़ी। लेकिन इब्तिदाई आपने तालीम जो हासिल की वो हिंदी में की और हिंदी के बाद में आप उर्दू की तरफ कैसे बढ़े और किन साहब ने आपको उर्दू पढ़ाई और आपकी जो उर्दू है वो निहायत सलीस और शुस्ता उर्दू है कि जो लखनऊ के पुराने ज़माने के लोग बोलते थे वो उर्दू है, ये कहीं पर शीन क़ाफ़ कहीं पर गिरा हुआ नहीं हैगा और बिल्कुल दुरुस्त है। तो ये कहाँ से ज़ौक़ आपको आया? वो ठीक है कि राजा की बाज़ार लखनऊ का पुराना महल्ला है जहाँ के आप मकीन हैं, लेकिन किसी और ने भी आपकी इस सिलसिले में मदद की हो? जी। तो सर ऐसा था कि चूँकि राजा बाज़ार में थे, तो वहाँ चूँकि ज़बान का ताल्लुक ज़बान लिखकर और पढ़कर तो सीखी जाती है, सुनकर भी सीखी जाती है। तो ज़बान जो पड़ रही थी हमारे कानों में, वो एक तरह से अच्छी ज़बान थी, चूँकि वहाँ जो मोहल्ले में जो बुज़ुर्ग थे और जो घर में भी आस-पास लोग थे, वो एक तरह की ज़बान, चूँकि सब लखनऊ के रहने वाले थे, तो उस तरह से बोलते थे। फिर वहाँ आस-पास ऐसे लोग थे, जो अगर कोई लफ़्ज़ आपने गलत बरता या गलत इस्तेमाल किया या कोई जुमला आपका दुरुस्त नहीं है, कोई मुहावरा आपने ठीक नहीं बोला, तो वो आपको टोक देते थे और समझाते थे। तो इस वजह से क्या है कि अच्छा जिस चीज़ पे आपको टोका जाए, वो आपको हमेशा याद रहती है। फिर आप जब दोबारा बोलते हैं तो उसको सही करके बोलते हैं। तो वो रिवायत थी और फिर क्या हुआ कि मोहल्ले में ऐसे बहुत लोग थे जो बराह रास्त कोई अदब से या कोई सहाफ़त से या उस तरह से जुड़े हुए लोग नहीं थे, लेकिन एक उनके अंदर एक संजीदगी थी जो हमें लगता है कि हर पुराने लखनऊ वाले में अगर वो गाफ़िल नहीं है अपने गिरदोपेश से, अपने शहर से, तो होती ही है। ख़्वाह वो लिटरेचर से जुड़ा हुआ हो या ना हो, लेकिन ज़बान को लेके उसमें एक एहतियात होती है। और वो हमने देखा कि लखनऊ में कोई अ, बेहद आम इंसान भी है, जिसके सर पे उजाला नहीं भी है, तब भी वो अपनी ज़बान पर एक किस्म का फ़ख्र भी रखता है और लखनऊ की ज़बान को अपने कलेजे से भी लगाए रखता है। तो उस तरह के लोगों में जब बड़े हो रहे थे, स्कूल हमारा आपने सही कहा, एक हिंदी मीडियम स्कूल था, राजा बाज़ार में रस्तोगी टोले में, राजा हरिश्चंद्र बाल निकेतन। लेकिन वहाँ भी जो टीचर्स थे, वो सब के सब, मतलब मुझे एक भी टीचर नहीं याद जो ज़बान को लेकर गैर संजीदा हो।
वो कैजुअल हो ज़बान को लेकर, भले ही वो ज़बान मतलब हिंदी का टीचर नहीं था, उर्दू का टीचर नहीं था वो, भले ही वो इतिहास का टीचर रहा हो या ज्योग्राफी का टीचर रहा हो या पीटी का टीचर रहा हो या और चीज़ों का रहा हो, लेकिन ज़बान ठीक बोली जाए, ये इस पे बड़ा ज़ोर था, तो वो उस तरह से एक ज़हन बना। फिर योगेश प्रवीण जी थे, जिनको मैं बार-बार याद करता हूँ कि उनके कॉलम्स और उनका नाम अखबार में आता था, लखनऊ के हवाले से, लखनऊ पर वो बात करते थे, तो वो एक चीज़ रही। फिर उन्हीं के तवज्जुह से कृष्ण बिहारी नूर साहब, जो मशहूर शायर थे लखनऊ के, वो भी उन तक भी पहुँचे, और उन्होंने भी बहुत उनसे मेरी बहुत बहुत कम उनसे मैं मिल पाया, जो कि वो उनकी डेथ हो गई उस वक़्त जब मैं बहुत छोटा था। लेकिन ये है कि उनका असर मेरे ऊपर बहुत रहा, उनकी शख्सियत का, और वो असर बाद में और बड़ा होता चला गया जब मैंने ये जाना कि वो इतने बड़े आदमी थे और इतना बड़ा इंसान। मैं उनसे उस तरह से मोहल्लेदारी के हवाले से मिल लेता था। और आशीष नवल हमारे दोस्त थे बचपन के, उनके बिल्कुल पड़ोस में नूर साहब रहते थे, और नूर साहब आशीष के घर में दुकान थी उनकी पुरानी, उनके बाबा की, तो उस पर वो आया करते थे अपना जो सौदा सुलफ लेने। तो इस तरह से तो ये कुछ असरात मेरे ऊपर रहे बहुत बचपन से। फिर अखबार पढ़ने का शौक लग गया, तो उसमें लखनऊ की चीज़ें और वो, तो एक ज़हन बन गया। फिर धीरे-धीरे चूँकि किताबें पढ़ने का शौक था घर में, किताबें पढ़ने को लेकर एक थोड़ी फ़िज़ा भी थी। तो उसमें फिर मैंने जाना नागर जी को और भगत सिंह वर्मा को और यशपाल को और बाकी लोगों को। तो ये समझ में आया कि भई लखनऊ की अपनी एक कल्चरल फ़िज़ा है और एक कल्चरल लेगेसी है, और उस पर एक गर्व भी होने लगा। तो फिर गोया कि उससे हम जुड़ गए, ऐसा हुआ। जी। दास्तान गोई के एक साथी आपके अंकित चड्ढा, जिनका इंतकाल हो गया हादसे के दौरान, जी। वो आपके बहुत ही करीब और आपके और इस क्राफ्ट को खूब समझने वाले थे, और आप जी। उनको याद करते हैं तो कैसा महसूस होता है, क्योंकि वो आपके पार्टनर थे एक तरह से, और कितने प्रोग्रामों में उन्हीं ने वो साथ दिया आपका, और आपने उनके कहे हुए पर भी, उनकी हिदायतों पर भी अमल किया। अंकित चड्ढा के इंतकाल के बाद आपके साथ में प्रज्ञा शर्मा है। प्रज्ञा शर्मा, ज़ाहिर है कि उनको भी आप ही ने ट्रेन किया, उर्दू सिखाई, बताई, बोलना, लफ्ज़ों के गलतियाँ अगर होती होंगी, ज़ाहिर है कि इब्तिदा में शुरू में ये सब चीज़ें होती हैं। तो अब आप कैसा महसूस करते हैं कि अंकित चड्ढा के बाद में कोई और ऐसा उस मंजिल पर पहुंचा है जो दास्तान गो मशहूर हो जाएगा? देखिए, अंकित के साथ क्या था कि किसी-किसी को ऊपर वाले की तरफ से नवाज़िश होती है, किसी-किसी को खुदा नवाज़ता है। किसी-किसी में वो खुदाई नूर जो होता तो यूँ हम सब में है, लेकिन किसी-किसी में वो आपको चमकता हुआ दिखाई देता है। जब आप किसी को परफ़ॉर्म करते हुए देखते हैं, तो आपको ये लगता है कि भाई इस पे कुछ ऊपर वाले की विशेष कृपा है। तो अंकित वो आर्टिस्ट थे। अ, जैसे मैं हमेशा इस बात को कहता हूँ कि 20 दास्तान गो होंगे इंक्लूडिंग मी, हमको शामिल करके वो एक लाइन बोलेंगे, वो लाइन बहुत आम लाइन होगी, जो बोलेंगे तो आम ही लगेगी। लेकिन वही लाइन जब अंकित के मुँह से निकलती थी, तो उसमें जान पड़ जाती थी। वो बशीर बद्र का मिसरा है ना कि गिरे पड़े हुए लफ्ज़ों को मोहतरम कर दे। तो वाह! वो अंकित में वो जादू था कि वो गिरे पड़े हुए लफ्ज़ों को मोहतरम कर देता था। तो वो बात बहुत क्लियर थी। मतलब ये इसलिए नहीं कि अंकित मेरा दोस्त था, मुझे दास्तान गोई में लाया। मुझे बहुत फ़ख्र है कि एक प्रिविलेज मुझे महसूस होता है कि अंकित के साथ मैंने बहुत प्रोग्राम किए, बहुत ट्रैवल किया, बहुत रिहर्सल किया, बहुत साथ में रहे, बहुत यादें हैं। लेकिन पर्सनल रिश्ते को हटाकर अगर हम वस्तुनिष्ठ आकलन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं ऑब्जेक्टिव एनालिसिस, तब भी अंकित को अगर आप देखें, अगर आप बाकी किसी की भी दास्तान सुने, हमारी भी सुने, अंकित की दास्तान में एक बहुत ख़ास चीज़ थी कि उसमें बहुत तासीर थी। यानी अंकित
ये एक जादू जो मैं अभी बताने वाला हूँ, ये सिर्फ हमने अंकित में देखा कि अगर अंकित 2000 लोगों के एक ऑडिटोरियम में दास्तान सुना रहा है, तो वहां जो 2000 लोग बैठे हैं, उन 2000 लोगों को हर बांधे शख्स रखते। को महसूस होगा कि अंकित बराह रास्त डायरेक्टली उनसे मुखातिब है और उन्हें ये दास्तान सुना रहा है, और वाह। हर सुनने वाला अंकित से एक पर्सनल कनेक्शन महसूस करेगा। ये जो एक जाती रिश्ता अंकित कायम कर लेते थे अपनी अदायगी में, अपनी परफॉर्मेंस में, ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है। ये हमने बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट में भी नहीं देखा जो अंकित की जो बात थी। और बस ये वाली बात है कि अंकित अ, बहुत जल्दी चले गए। तो अंकित अगर उस तरह से हमारे साथ होते, तो हम देख रहे होते कि दास्तान गोई, जिसको हम कहते हैं एक नीश आर्ट, एक कल्ट आर्ट फॉर्म, वो उसकी मेन स्ट्रीमिंग में जो हम जद्दोजहद में लगे हुए हैं, अगर अंकित होते तो वो मेन स्ट्रीमिंग हो चुकी होती। और अंकित चड्ढा, मैं हमेशा कहता हूँ, फुल टाइम दास्तान गोई को जो भी लेना चाहेंगे, फुल टाइम प्रोफेशन के तौर पे, जरिया माश के तौर पे, जो भी दास्तान गोई को अपनाना चाहेंगे, तो उनके लिए सबसे जो बड़ा आइडल होगा, जो मिशल राह जिसे हम कह सकते हैं, वो अंकित ही होंगे। ये अंकित का कमाल है जी। आपकी दास्तान गोई के और अलग प्रज्ञा अलग की बात राग। रह गई। तो जब अंकित नहीं रहे, तो वो तो एक अजीब सानहा था जो अ, जिससे गुजरना अपने आप में, उस एहसास से वो उसको अ, मतलब अभी भी जब हमें वो याद आता है तो वो एक अलग आलम में हम होते हैं। लेकिन जब दोबारा वो सफर शुरू हुआ और फिर प्रज्ञा से ये बात हुई कि भाई दास्तान करनी चाहिए साथ में, तो एक बात बहुत खास थी, बल्कि दो बातें प्रज्ञा में, कि शुरू की जो जब जब ये सफर शुरू हुआ, कि एक तो उनका जो कमिटमेंट था इस आर्ट फॉर्म को लेकर, कि भाई अगर हम कोई चीज स्टेज पे कर रहे हैं तो उसकी संजीदगी क्या होगी, उसकी एहतियात क्या होगी, उसकी तैयारी क्या होगी, इसको लेके बहुत कमिटमेंट था उनका। दूसरा ये कि मेहनत उनकी बहुत थी। मतलब वो जो सीखने का एक तजस्सुस होता है, एक जो जिज्ञासा और एक सीखने सीखने की ललक, तो चूंकि हमारे साथ अंकित ने एक्सपेरिमेंट किया था कि हम भी एक ऐसे आदमी थे, हालांकि बहुत सारी चीजें मेरे पास थी कुदरती तौर पे, या लखनऊ में पुराने लखनऊ का होने की वजह से, लेकिन थिएट्रिकल जो टूल्स थे और जो अदायगी थी, जो ड्रामाइयत थी, जो स्टेज का परफॉर्मर होने का एक पूरा माहौल था, वो नहीं था। तो चूंकि अंकित ने हमारे साथ ये किया था और फिर कामयाब हो गए थे हम उसमें, तो फिर हमें ये यकीन था प्रज्ञा के साथ भी कि हम प्रज्ञा को भी उस राह पे ला सकते हैं। तो वो हुआ। और एक चीज इसमें बहुत खास है कि प्रज्ञा ने हमेशा ये समझा कि ये जो जगह है मेरे पड़ोस में, ये एक ऐसे आदमी की जगह थी जो सुपरस्टार था दास्तान गोई का, जो शहजादा था दास्तान गोई का, जिसने दास्तान गोई को इतना मकबूल किया कि बाकी सारे दास्तान गोई एक तरफ हमको मिला करके, बाकी सारे दास्तान गोइयों का जो कंट्रीब्यूशन है दास्तान गोई में, वो एक तरफ है। और अंकित जिस तरह से दास्तान गोई को ले गया दिल, हर दिल में, वो एक अलग मामला था। तो प्रज्ञा ने ये समझा कि ये अंकित की जगह है और ये बड़ी पायस, बड़ी मुकद्दस, बड़ी पवित्र जगह है। तो फिर इस गद्दी पर बैठने के लिए जो इसके अदब व आदाब हैं, जो इसके उसूल व कवायद हैं, जो इसकी तैयारी है, डिसिप्लिन। वो फिर पूरी तरह से हो, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। और आप देखिए कि प्रज्ञा भी 100 शो उनके हो जाएंगे। अभी जो अगला शो होगा 100, जिसको हम कहते हैं सेंचुरी, तो 100 शो करना इतने कम वक्त में, जाहिर सी बात है कि लोगों ने उन्हें पसंद किया और उन्होंने अपनी जाहिर एक है, उन्हीं ने एक मेहनत की, अपने को पहचान साबित भी बनाई। किया। और हमारे यहाँ लखनऊ में तो वो पहली खातून है जिन्होंने दास्तान गोई, जदीद दास्तान गोई में, यानी लड़कियां बहुत और दास्तान सुनाती हैं, हमारी बहुत दोस्त हैं जो साथ में भी थी पहले, पूनम है, फौजिया है, और भी लोग हैं, नुसरत, एनी, ये सब दास्तान सुनाते हैं और बहुत अच्छे से सुनाते हैं और पुराने लोग हैं। लेकिन लखनऊ से बरह रास्त, जो लखनऊ में रहते हुए, लखनऊ का ही होते हुए, वो प्रज्ञा पहली खातून है जो प्रोफेशनल दास्तान गोई फुल टाइम वो भी कर रही है। नौकरी उन्होंने तर्क की अपनी और अब वो दास्तान सुना रही है जी। बहुत बड़ी बात है ये, और उन्होंने सीखा भी और मेहनत भी की, उसकी जो क्राफ्ट की जो डिसिप्लिन है उसको भी उन्होंने मेंटेन किया।
यूँ तो आपकी हर दास्तान अपने में एक हिस्ट्री रखती है और अपने में एक शोहरत और मकबूलियत उसको हासिल है। लेकिन बाज़ दास्तानें जो हैं वो लोगों के दिलों पर चस्पा हो गई हैं। मिसाल के तौर पर मेरे दिल पर जो चस्पा हुई है, वो साहिर के अलावा एक दास्तान अंकित के साथ आपकी है सेडिशन पर, जिसमें सरकारी अफसरान और जजेस और वकील और गवाह और चश्मदीद गवाह ये किस तरह से सोचते हैं, क्या उनकी वो है, वो आपने जेएनयू में गालिबन पेश की थी। बहरहाल जी, आपकी जो दास्तानें हैं उनके कई उसके फॉर्मेट हैं। एक तो मोटिवेशनल है, जैसे आपने जी, गंगाबा बनाई कि उसकी सफाई-सुथराई है, जी, जो उसकी जी, जी, परेशानी है। कुछ आपने बनाई जो गाथाएँ हैं जो फ्रीडम फाइटर्स थे, उनके साथ में जो ज़्यादतियाँ हुई। कुछ जी, आपने बनाई ऐसे लोगों पर कि जो जैसे साहिर पर है या कैफ़ी दूसरी पर। शोहरा। तो ये यानी अलग-अलग मौज़ू पर आपकी एक्सपर्टीज़ रहेगी और आप उसको खूब पेश करते हैं। लेकिन आप खुद किससे मुतमईन होते हैं ज़्यादा? किस सब्जेक्ट से? देखिए प्रोफ़ेशनल क़िस्सा गो के बतौर जिस टॉपिक में भी एक कहानी नज़र आती है हमको, तो हमें उस पे हम काम करना चाहते हैं। लेकिन अगर मुझे ज़ाती तौर पे पसंद आने की बात है, तो मैं आपसे बताऊँ कि कोई भी चीज़ जो लखनऊ से जुड़ी हुई है, जिसमें लखनवियत का एक पहलू है, लखनऊ का एक रंग है, लखनऊ का एक ज़ाविया है, लखनऊ से कुछ जुड़ाव है, वो हर चीज़ हमारे लिए बहुत स्पेशल है। मतलब चीज़ें हमें सब प्यारी हैं जो हम जिन पे काम कर रहे हैं, जिनमें भी एक कहानी है। लेकिन अगर हमारे पास चॉइस हो, हमसे कहा जाए कि भैया आपको यही एक काम करना है, तो फिर हम ज़िंदगी भर एक ही काम करना चाहते हैं कि हम लखनऊ के किस्से सुनाना चाहते हैं, लखनऊ की कहानियाँ सुनाना चाहते हैं, लखनऊ की बातें बताना चाहते हैं। मतलब हम सब चीज़ छोड़ सकते हैं दुनिया में, हर कहानी छोड़ सकते हैं। हम पे अगर कोई क़ैद आयत कर दी जाए, कोई पाबंदी लगा दी जाए, तो हम बस एक छूट माँगेंगे, एक एक रियायत माँगेंगे कि भैया लखनऊ की कहानियाँ हमें सुनानी है और इस हम सबसे दौर ज़्यादा में मुतमईन, सबसे ज़्यादा सुकून सबसे तभी होता है जब हम लखनऊ की कोई कहानी सुना रहे होते हैं। जी, सब ये जो आपका लखनऊ से इश्क है, जी, ये सर चढ़कर बोलता हैगा। और ये इसकी वजह आपकी कामयाबी की एक वजह जो है वो लखनऊ ही है। जो आपके अल्फाज के नशिस्त बर्खास्त हैं और जो आपका लबुल लहजा है, उसमें वो लखनवियत लबुल लहजा है कि जो किसी ज़माने में सुनने में आता था। आपकी ज़बान इंतहाई साफ़, शुस्ता और बड़ी बलीग़ होती हैगी। अब इसमें फ़िलहाल जो आपका एक प्रोग्राम 21 तारीख को 7 बजे जयपुरिया इंस्टीट्यूट में हो रहा हैगा, साहिर पर है वो, साहिर लुधियानवी पर। जी, वो प्रोग्राम मैं देख चुका हूँ लखनऊ में और बहुत ही रिमार्केबल वो प्रोग्राम था और जिसमें हालत ये हुई थी कि हॉल में सिसकियाँ सुनाई दे रही थीं। कुछ ऐसे मकाम आए जहाँ पर बहुत जज़्बाती लोग हो गए, ख़ास करके वो मकाम जहाँ पर लोगों की या समाज की महरूमियाँ और जो लोगों के फ्रस्ट्रेशन थे समाज को लेकर, उसके सिलसिले में बहुत लोगों को पसंद आया। ये जो प्रोग्राम हो रहा है इसमें क्या आप कुछ पहले से रद्द-बदल कर रहे हैं, कुछ ऐड कर रहे हैं, कुछ तरमीम और तनसीख कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? या जी, वैसे ही? कुछ चीज़ें जो हैं वो बदली हैं। असल में दास्तान में हमारे पास ये सहूलत होती है कि चूँकि हर बार लाइव आपको पेश करनी होती है, तो आप कुछ चीज़ें घटा देते हैं, कुछ चीज़ें बढ़ा देते हैं। फिर कुछ चीज़ें आपको लगता है कि ये पहले जब की थी तो ठीक तरीके से नहीं जा पाई थी, तो उसको और थोड़ा अलग तरीके से पेश करते हैं। तो यकीनन कुछ नई चीज़ें भी हैं, कुछ नए किस्से भी हैं और मैं चाहूँगा कि आप उसमें हालाँकि आपने पिछला शो देखा था, लेकिन अब जब पिछला शो जो देखा था आपने, वो सबसे पहला शो था। तो पहला शो हम क्या कहते हैं उसको कि पहला शो उस तरह से रवाँ नहीं होता है। पहला शो होता है, क्योंकि तब हमें जब वो शो हम कर रहे थे, तब हमें उस वक़्त ऑडियंस के रिएक्शन का अंदाज़ा नहीं होता है, चूँकि पहली बार ही कर रहे हैं। तो आपको ये नहीं पता होता है कौन-सा पंच आपका सही जगह हिट होगा, कौन-सा पंच पब्लिक तक पहुँचेगा, कैसा रिएक्शन किस जगह पे आएगा। अब जब हम ये दास्तान 21 को करेंगे, तो हम इसके 50 शो कर चुके हैं। वाह! अब प्रैक्टिस है हमें काफ़ी।
और देश भर में और दुनिया भर में कर चुके हैं, तो अब हमें मालूम है कि ऑडियंस किस जगह पर अच्छे से रिस्पॉन्ड करती है, किस जगह पे नहीं करती है, किस जगह पे थोड़ा उभारना पड़ेगा, किस जगह पे थोड़ा दबाना पड़ेगा। तो अब जब ये दास्तान हम करेंगे तो उसमें पहली दास्तान के मुकाबले काफी सफर तय किया जा चुका होगा। तो मैं आपसे ये दुआ करूंगा कि आप मतलब ये इल्तिजा करूंगा कि आप जरूर रहें मैं हाजिर दास्तान हूँ। में। और ये हाजिर हूँ। इसका दास्तान जो है ये टिकटेड शो है। 21 तारीख को जयपुरिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट में, गोमती नगर में। पेटीएम इंसाइडर पर इसके टिकट्स हैं। आप सब लोग वहां जाकर पेटीएम इंसाइडर पर जाकर टिकट बुक कर सकते हैं। कुछ टिकट शायद वेन्यू पर भी रहेंगे, तो वेन्यू से भी लिए जा सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ऑनलाइन बुक करने में ज़्यादा आसानी है, क्योंकि पेटीएम इंसाइडर पर है। फिर मुझे नहीं पता कि कितने ऑनलाइन वेन्यू पर उसका क्या हिसाब होगा, लेकिन मैं ये हम कह सकता अपने हूँ कि देखने वालों से ये गुजारिश करेंगे कि हिमांशु बाजपेयी साहब का ये प्रोग्राम जो 21 को 7 बजे है जयपुरिया इंस्टीट्यूट में, वो ज़रूर देखें और टिकट लेकर देखें। उसकी वजह ये है कि अखराजात जो एक्सपेंसेस होते हैं वो अपनी जेब से आदमी नहीं दे सकता, क्योंकि अलग अलग लोग ताउन हालांकि करते हैं, लेकिन फिर भी उसके लिए ज़रूरी है कि इंफ्रास्ट्रक्चर पर जो खर्च होता है वो करें। और फिर हमारा खुद भी टेस्ट है कि हम ज़बान और फ़न को फ़रोग़ देने के लिए कितना आगे बढ़ सकते हैं और कितने पैसे खर्च कर सकते हैं। हम एक-एक वक़्त में हर आदमी जो है 8-8 100 रुपए और 1-1 हज़ार रुपए के खाने खा जाता है ऑनलाइन मंगा के। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि ना सिर्फ़ साहित्य का बढ़ावा होगा, बल्कि जो क्राफ़्ट है यानी ये किस्सा गोई है, इसकी भी फ़रोग़ होगा, ये भी फ़रोग़ होगी। और उसके अलावा ये कि लोगों को मालूम होगा कि ये क्या चीज़ है। ख़ास करके नौजवानों को किस्सा गोई पसंद आ रही हैगी। हम आपसे ये एक बात पूछेंगे हिमांशु साहब कि आपने हिंदुस्तान और हिंदुस्तान के बाहर जो शो किए हैं, उसमें किस तरह का रिस्पॉन्स, यानी पहले तो हिंदुस्तान में आप बताइए कि किस तरह का रिस्पॉन्स आपको मिला? और दूसरी चीज़ ये, और किस तबके से मिला, यानी नौजवानों के तबके से या बुजुर्गों के तबके से या सिर्फ लिटरेचर से वाबस्ता लोगों से? और फिर बाहर के मुल्कों में जो आपने शो किए उसमें किस तरह का ट्रेंड था और किस तरह की लोगों की पसंदीदगी थी? पहले यहाँ के बारे में बताइए। जी, तो लखनऊ यहाँ हिंदुस्तान में तो हमने तकरीबन हर बड़े शहर में, ख़ास तौर पे नॉर्थ इंडिया और सेंट्रल इंडिया में सुनाया ही है, और बहुत अच्छे से लोगों ने सुना। लेकिन मैं एक ख़ास बात बताना चाहूँगा, इसलिए नहीं कि लखनऊ मेरा शहर है। लखनऊ में जैसे सुनने वाले हैं, मतलब अब जब हम ये बात करते हैं कि लखनऊ बड़ा ज़वाल पर है और लखनऊ की तहज़ीब बड़ी अब धुंधलाती जा रही है और वो पहले वाली कदरें नहीं रही और पहले वाले सामीन नहीं रहे, ये सब बातें सच हो सकती हैं। लेकिन इसके बावजूद मैं 400 शो मैंने तकरीबन किए होंगे, हिंदुस्तान भर में भी किए होंगे, बाहर भी किए। जैसे लखनऊ वाले सुनते हैं वैसे कहीं कोई नहीं सुनता। लखनऊ वाले बात को समझकर दाद कहाँ देनी है ये सलीका जानते हैं। मुझे याद है, मैं काकोरी एक्शन पर जो दास्तान है, उस दास्तान की शुरुआत जोश मलिहाबादी की उस नज्म से होती है कि ए वतन पाक वतन रूह रवान अहरार। तो ये थोड़ी इस नज्म में उर्दू के कुछ ऐसे अल्फाज भी हैं जो बाद सामाइन को मुश्किल लगते हैं। लेकिन मुझे याद है कि लखनऊ में जब ये नज्म हम सुना रहे थे, तो जो दाद आ रही थी और जिस तरह से आ रही थी और जिन जगहों पर आ रही थी, मुझे लगा कि भाई लखनऊ का कुछ तो मामला है। और इसी तरह से और बहुत सारी दास्तानों में तो लखनऊ की बात तो एकदम अलग है। ये यहाँ हम ये मानते हैं अभी भी कि सुनने, और ये इसका इससे ताल्लुक नहीं है कि हम लखनऊ से इसलिए हमें ज्यादा प्यार मिलता मिलता होगा, जरूर मिलता होगा। लेकिन सुनने का जो एक एक जौक है ना लखनऊ वालों में, वो चूंकि आपके पास एक कल्चरल लेगेसी होती है, आपके बहुत काम हुआ होता है इन चीजों पर, सुनने सुनाने पर। और तो एक तो लखनऊ की बात है, वो तो अलग हो गई। हिंदुस्तान में अब दास्तान वही 10 साल हो गए करते हुए, तो एक ऑडियंस भी डेवलप हुई है। एक बहुत सारे ऑडियंस को हमने बहुत सारा, मतलब एक तरीके से ऑडियंस को हम लेके भी आए दास्तान गोई की तरफ, और उसमें बुजुर्ग भी हैं, उसमें नए लोग भी हैं, और सब सुनते हैं। लेकिन अभी मेन स्ट्रीमिंग होना बाकी है, जिसकी तरफ हम बात कर रहे थे। बाहर
दुबई में हमने किया। दुबई में चूँकि मुशायरे बहुत होते हैं, तो ऑडियंस वो मुशायरे वाली है, तो दास्तान गोई उसके लिए नई चीज़ थी। तो अब जब 2-3 बार 4 बार कर चुके हैं, तो अब धीरे-धीरे दास्तान लोगों को समझ में आने लगी है। पहली बार जब गए थे तो वहाँ उनके लिए एकदम नया तजुर्बा था, तो उन्हें सही। उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं था, सही। मतलब रिस्पॉन्ड नहीं किया था उन्होंने। लेकिन अभी जब हमने किया था साहिर का शो कॉन्सुलेट में, तो बहुत अच्छा शो रहा और बहुत चला और बहुत मतलब इतनी धूम रही दास्तान की कि बाद में उसकी एक छोटी नशिश थी, तो शायर हमारे सीनियर उन्होंने हमसे कहा यार वो महफिल जो है अभी दास्तान से बाहर निकल ही नहीं पाई है। तो ये भी रहा। बाद में सिंगापुर में किया था हमने 2 शो काकोरी एक्शन के। 2 शो लगातार। कला उत्सवम बहुत बड़ा फेस्टिवल होता है वहाँ, आर्ट्स फेस्टिवल एस्प्लेनेड नाम की जगह पे। वो दोनों शो बहुत कामयाब रहे थे, तो बहुत अच्छे से सुने गए थे। कुवैत में हमने कैफी की दास्तान सुनाई, तो वहाँ भी जो हिंदुस्तानी हैं वो उन्होंने बहुत अच्छे से सुनी। तो लेकिन फिर भी मैं ये कहूँगा कि कोशिश जो अभी है वो इस चीज़ की है कि एक नीश आर्ट फॉर्म से निकाल करके, एक कल्ट आर्ट फॉर्म से निकाल करके एक मेन स्ट्रीमिंग में लाया जाए उसको, कि हर इंसान ये जानता हो कि दास्तान गोई क्या चीज़ है। तो नहीं, तो उस पे उसमें तो आप कोशिश। कामयाब हो रहे हैं। ज़ाहिर है कि 10 बरस में आपको पहले जो जी, मजमा मिला, जी, जी, शायकीन मिले, अब उसके बाद में आपने खुद ही आप उसको तज़किया कीजिए कि जी, कितनी तब्दीलियाँ आई और दास्तान गोई को लोग पहचानने लगे, समझने लगे जी, और यहाँ तक कि आप ब्रांड भी बन गए उसके। हमारा ये जी, कहना है कि अब दास्तान गोई का आपके अलावा आप क्या जी। समझ रहे हैं कि नए दास्तान गो बन रहे हैं? ये प्रज्ञा और आपको छोड़कर आप लोग तो अब मास्टर साहब हो गए हैं। तो जो दूसरे लोग हैं, नए लोग इस तरह से अपनी ख़्वाहिश ज़ाहिर करते हैं कि हमें भी सिखाइए, या उनमें कुछ जस्तजू है सीखने की? नहीं, आपसे नहीं कहते, लेकिन कुछ इसमें है, किसी में इस तरह के जरासीम पाए गए हैं? नहीं देखिए, सिखाने के लिए तो बहुत लोग कहते हैं। हर शो में जब हम हर शो हम करके उतरते हैं, तो कोई ना कोई आता ही है जो कहता है कि हमें भी सिखाइए, कहाँ सीख सकते हैं। लेकिन मेरे साथ क्या रहा कि हम बहुत, एक तो लखनऊ वाले यूं भी थोड़े तकल्लुफ वाले और थोड़े अपने आप को पीछे रखने वाले उस तरह से होते हैं। दूसरा ये कि हम बहुत अंडर कॉन्फिडेंट रहे ना, मतलब शुरू से बहुत अंडर कॉन्फिडेंट रहे, और फिर जब दास्तान में भी आए तो अंकित ने बड़ी मेहनत की, तब ये एतमाद मेरे अंदर भर पाए कि हाँ भाई, आप दास्तान, हम कर सकते हैं। तो वो एतमाद अभी भी मेरे अंदर नहीं आया कि हम कहें कि हम सिखा सकते हैं। तो जब कोई कहता है कि सिखाइए आप, तो हम बस मुस्कुरा के यही कहते हैं कि जिस दिन हमें ये लग गया कि आप सिखा सकते हैं, उस दिन सिखाएंगे। अभी कॉन्फिडेंस नहीं ये है तो बिल्कुल। आपकी तो लखनवी इंकिसारी भी हो सकती है, और नहीं, चूँकि मतलब आप मैं हम्बल सच, हैं, जब मैं आप हम्बल हैं, इस वजह से भी आप समझ रहे हैं कि आप खुद, जबकि आप ब्रांड बन चुके हैं उसके, तो आपकी ये इंकिसारी है कि आप ये नहीं समझते या ये नहीं ज़ाहिर करते या कि आप सिखा नहीं सकते, ऐसा नहीं हैगा। बहुत काफ़ी नहीं, आप मतलब लोग खुद एक कहते बहुत हैं। इंस्टीट्यूशन अपने, आप खुद एक नहीं, इदारा तंज़ीम हो चुके हैं, इदारा ख़ास करके हो चुके हैं नहीं, अपने में। नहीं, तो नहीं, मैं आपने पीएचडी जो किया हैगा वो मुंशी नवल किशोर पर और उनके प्रेस पर और वर्धा से आपने पीएचडी किया हैगा। जी, जी, क्या उनके ऊपर कोई दास्तान या कुछ ऐसा करने जा रहे हैं आप या करेंगे? जी, क्योंकि वो आपका सब्जेक्ट भी रहा है, पीएचडी आपने जी, उसी पर किया हैगा। जी। और मुंशी नेवल देखिए किशोर को तो दास्तान, जानती है कि उर्दू के अखबारात के अलावा किताबें, यहाँ तक कि कुरान मजीद की सबसे बड़े जो प्रिंटिंग प्रेस था वो मुंशी नेवल किशोर का था। और जहाँ पर जब कुरान मजीद की तबाअत होती थी, प्रिंटिंग होती थी, तो ये उनका हुक्म था कि लोग वज़ू करके और साफ़ सुथरे बिल्कुल। होके मशीन पर जाएँ, चाहे उसमें किसी भी मज़हब के लोग हों। तो वो अभी तक आपने कुछ सोचा उनके बारे में, मुंशी नेवल किशोर के सिलसिले में? जी, बिल्कुल, ये मेरा ख्वाब तो है कि कभी हम उनकी दास्तान तैयार कर पाएँ और अवामी तौर पर सुना पाएँ, यानी लोगों के बीच जाकर, और लखनऊ में ख़ास तौर पे। तो एक ख्वाब तो ये है कि हर मोहल्ले में हम कम से कम एक शो कर पाएँ। असल में 2 बड़े ख्वाब हमारे हैं दास्तान गोई को लेकर, जिसमें से एक जो सबसे बड़ा ख्वाब था, उस पर मैं इस वक़्त काम कर रहा हूँ। जिसको हम कहते हैं ना कि अल्टीमेट ख्वाब जो हमने देखा कि ये काम हम करना चाहते हैं, वो ख्वाब था जाने आलम वाजिद अली शाह की दास्तान।
तो पिछला साल उनका 200वां साल था, तो हमने वो काम शुरू किया और अभी भी हम उस पर काम कर रहे हैं। तो बहुत सारी किताबें, बहुत सारे मकाले, बहुत सारे मज़मून, बहुत सारी चीज़ें, आप जैसे लोगों से बातचीत, ये सब काम चल रहा है। और ये काम सबसे बड़ा काम, मतलब नवल किशोर पे भी दास्तान करना एक ख्वाब है मेरे लिए, लेकिन अगर एक ख्वाब पूछा जाएगा तो सबसे पहला ख्वाब ये है कि जाने आलम पे दास्तान हो। अभी हम उसमें लग गए हैं। तो बहुत अच्छा है। मेरा ख्याल है जब वो दास्तान पूरी हो जाएगी और उसको हम परफॉर्म करने लगेंगे, तो जो अगला बड़ा काम है वो हम नवल किशोर पर करना चाहते हैं। नवल किशोर पे चूंकि हमने पीएचडी करते हुए काफ़ी काम किया है ऑलरेडी, तो उसका एक खाका भी है जहन में। कुछ चीज़ें ज़रूर है कि एक चैलेंज ये है कि एकेडमिक तौर पर या लिखने पढ़ने के तौर पे तो वो चीज़ें बहुत अच्छे से बताई जा सकती हैं, लिखी जा सकती हैं। सुनाने के तौर पर किस्सों में उन चीज़ों को कैसे समेटा जाए, किस्सों में ढालना उनकी पूरी शख्सियत और उनके पूरे काम को, ये थोड़ा चैलेंज है। जो शायद वाजिद अली शाह के बारे में उतना नहीं है, क्योंकि वाजिद अली शाह की जो शख्सियत है वो आवाम, बाकियों बाकियों की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, जो तरह तरह की गलतफहमियां उनके बारे में अंग्रेज़ों ने फैलाई और फिर वो फैलती ही चली गई, और बहुत लोग अभी भी जो गफलत में रहते हैं वो उसी तरह से सोचते हैं। लेकिन मैं ये जानता हूँ, लखनऊ में अभी भी बहुत बड़ी आबादी है लोगों की जिनके लिए वाजिद अली शाह जाने आलम हैं, और जो उनके दिलों में बसते हैं और जिन पर हम गर्व करते हैं कि हमारे शहर को ये जो एक फिजा मिली, ये जो एक कंपोजिट लखनवी कल्चर की खास करके। जी, तो ये वाजिद अली शाह ने जो राह हमें दी, ये जो तामीर उन्होंने की हमारे लिए, ये उसकी वजह से है। तो हमें मालूम है कि लखनऊ में बहुत सारे लोग हैं जो जिनके लिए वाजिद अली शाह वो हैं, और उनके किस्से बहुत रचे बसे हैं। यानी पुराने बुजुर्गों में आप किसी के भी पास जाइए, अब वो ये जरूर है कि वाजिद अली शाह का किस्सा है या नहीं, इस पे उनको नहीं मालूम हिस्टोरिकली वो कितना एक्यूरेट है। लेकिन वाजिद अली शाह के किस्से बहुत पॉपुलर हैं, उनसे जुड़े हुए किस्से। तो बहुत अच्छा भी लग रहा है, और वो काम वाकई में, मतलब आप दुआ करें कि वो काम मैं कर लूं, क्योंकि वो करने की वजह क्या है, वो तहरीक उसकी क्या है, मैं आपको बताऊं। बहुत बहुत गलत फहमियां अंग्रेजों ने तो अपने एजेंडे के तहत फैलाई, उनकी एक वजह थी, एक मसलहत थी, और फिर वो फैली और ऐसी फैली कि वो आज तक फैली हुई है, और बहुत सारे लोग अभी भी उनको जानते न जानते हुए आगे बढ़ा रहे हैं। या तुम एक नहीं हमारा एक ख्वाब था। हर 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 दौर की हुकूमतों के अलग अलग एजेंडे होते हैं। तो हाँ, वो अब वो लोग बढ़ा रहे हैं जिनको आप हाँ, मतलब वो बढ़ा भी रहे एजेंडा हैं, अपने। लेकिन बहरहाल ये कई है बार कि आप कई बार काम आम करते लोग भी रहिए। उनका शिकार हो जाते हैं, क्योंकि जानकारी नहीं, नहीं लेकिन होती। आप देखिए निरंतर काम करते रहिए और तो उसी में से फूल खिलेंगे, ऐसा जी, नहीं है। तो ये कोशिश है कि और आप एक आप आप ये खुद गौर कीजिए और खुद गौर कर रहे हैं आप कि पहले कितने लोग किस्सा गोई को समझते थे, सुनते थे या देखते थे, और उसके बाद से एक तरह से सैलाब एक तूफान हल्का हल्का आने लगा। और हमें लगता है कि आपकी ये जो काविशें और मेहनतें हैं, इसका ये ज़रूर फल मिलेगा, और समाज को जो नाइंसाफ़ियाँ हैं, जो जो बेइत्तेदालियाँ हैं, जो लापरवाहियाँ हैं, उसकी तरफ भी आप वक़्तन-फ़वक़्तन अपने किस्सा-गोई से इशारा करते रहेंगे। और जो तंज़ आप करते हैं वो बहुत ही सख्त किस्म का भी होता है, हमने सेडिशन में देखा। और वो ज़रूरत भी है कि वक़्ती, क्योंकि समाज जो है वो मोटी खाल का हो गया है और एन्जॉय लोग करते हैं, सैडिस्टिक होकर एन्जॉय करते हैं। तो साहिर जैसे लोगों की चीज़ें आप जो पेश करते हैं उसमें ज़ाहिर है कि एक फ्रस्ट्रेशन होता है, समाज के लिए गुस्सा होता है, और एक शायर की जो ज़बान है और जो शायर का की जो ज़िंदगी है उसको आप जैसे एंग्री यंग मैन पेश करते हैं तो उसका असर होता हैगा। हमारी नेक ख़्वाहिशात आपके साथ हैं, बहुत-बहुत शुक्रिया। आपने थैंक यू अपना सर। वक़्त दिया, हम जिसके लिए आपके इंतहाई शुक्रगुज़ार हैं। यार थैंक यू ज़िंदा सर। सोबत बाक़ी। थैंक यू सर।